हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल रावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टर चॉइस पे। आज हम बात करेंगे बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल टू सिलेक्ट स्टॉक। जो भी न्यू कमर हैं जो शेयर मार्केट में आते हैं, स्टॉक में तुरंत टूट पड़ते हैं और फिर बाद में उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है, तो हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि हमें क्या बेसिक रूल फॉलो करने चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक स्टॉक खरीदने के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यू शुड नो अबाउट कंपनी। आप अगर कोई भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कभी नया मोबाइल लेते हैं तो हम पहले उसके फीचर्स देखते हैं, हम प्राइस 4 जगह पता करते हैं कि महंगा नहीं है। वैसे ही हम जब कोई कंपनी में हम किसी शेयर्स खरीदते हैं तो उसे उसके बारे में हमें कंपनी के बारे में पता करना चाहिए। तो क्या पता करना चाहिए कि क्या कंपनी करती है, व्हाट कंपनी डू, कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, किस बिज़नेस में है, उनका प्रोडक्ट क्या है, क्या बिज़नेस करते हैं वो, बैंक में हैं, फार्मा में हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, खाने का सामान बनाती हैं। वो सारी चीज़ें आपको कंपनी के बारे में पता करनी चाहिए। फिर उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कि भाई ठीक है ये कंपनी तो मैंने सिलेक्ट कर ली, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर कौन है, ये किससे कॉम्पीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, अगर समझो वोडाफोन है, वोडाफोन का एक आइडिया, वोडाफोन के कॉम्पिटिटर कौन है आज, रिलायंस जियो, एयरटेल, ये इनके कॉम्पिटिटर। तो आपको ये देखना है कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फिर हमें देखना है कि प्रमोटर्स कौन है इस कंपनी के, इस कंपनियों को चलाता कौन है। क्योंकि कहते हैं ना कि लीडर है जो कंपनी को एक मुकाम तक ले जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, हमारे दो अंबानी हैं, अनिल और मुकेश। अब आप सिलेक्ट कीजिए आप किसकी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सबका आंसर मुकेश ही होगा। इसके लिए हमें प्रमोटर्स के बारे में पता करनी चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पता करनी चाहिए कि मार्केट में इस प्रमोटर की क्या क्रेडिबिलिटी है, इनकी क्या नाम है इनका प्रमोटर का मार्केट में। और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जो कंपनी है इनके सेगमेंट में लीडर है क्या। जैसे कि अगर आप कोई पेंट की कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो पेंट कंपनी में लीडर है एशियन पेंट। अगर आप बैंक की कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि HDFC एक सबसे बड़ा बैंक है। इंश्योरेंस में LIC है, हालांकि वो लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको पता करना चाहिए कि ये सेक्टर की ये कंपनी मेरी मैंने जो सिलेक्ट की है वो लीडर है क्या, जो ये प्रोडक्ट बनाती है इस अपनी कैटेगरी में लीडर है क्या, वो आपको चेक करना चाहिए। अगला चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो सबको पता है, पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है डोंट चूज स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ शेयर प्राइस। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो शेयर प्राइस में प्राइस देख के शेयर सिलेक्ट करते हैं कि भैया 10 रुपये का शेयर है तो मैं ये लूँगा, और जो 1000 रुपये का शेयर है तो मैं लूँगा नहीं लूँगा क्योंकि महंगा है। आपको एक बात बता दूँ, शेयर प्राइस तो ये डिसाइड नहीं करता है कि शेयर महंगा है कि सस्ता। ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये का शेयर 10 रुपये के शेयर से महंगा है। आपको कंपनी का परफॉर्मेंस उसकी, देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको 1000 रुपये की है, अगर एप्पल का फ़ोन लेना है आपको और सैमसंग लेना, दोनों के रेट में फ़र्क है, दोनों फ़ोन है बाकायदा, लेकिन एक रीज़न है उनके पीछे। तो आपको चेक करना है कि, इसलिए आपको शेयर प्राइस देख के कभी भी शेयर्स नहीं खरीदना है। सेकेंड, डोंट बाय स्टॉक बिकॉज अदर्स आर बाइंग। भाई मेरे दोस्त ने ले लिया तो मैं भी ले लूँ, नहीं। जो लोग ले रहे हैं तो मैं भी लूँ, नहीं। आप अपना पहले जो है बेसिक्स चेक कीजिए, इसमें क्या आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं, उसी के बाद आपको स्टॉक लेना है। अगर आप ऐसे ऐसे ही ब्लाइंडली बाई करेंगे तो आप अपने हाथ जला बैठेंगे। फिर डोंट बाय एंटायर क्वांटिटी और लॉट इन वन। हमें कोई शेयर आपने अगर चूज़ कर लिया है, आपको पसंद आ गया है, तो आप एकदम से सारे पैसे मत लगा दीजिए। अगर आपको शेयर पसंद आ गया है तो आप थोड़े लॉट लीजिए। अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप 50 रुपीज़ कीजिए। फिर अगर थोड़ा और अगर शेयर गिरता है या आप मूवमेंट आती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ सारा पैसा मत लगा दीजिए। अवॉइड कंपनी विच प्रमोटर हैविंग बैड रिकॉर्ड और रेपो इन मार्केट। जैसे मैंने कहा, प्रमोटर की आपको रेपुटेशन चेक करनी है। अगर प्रमोटर की रेपुटेशन मार्केट में ख़राब है, अगर उस पर पास्ट में अगर उनका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, या फिर उनकी कंपनी में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, या प्रमोटर्स हैं जो मार्केट से कर्ज लिया है लेकिन टाइम पे उसका ब्याज नहीं देते हैं, तो ऐसे प्रमोटर वाली कंपनियां आपको अवॉइड करनी है। नेवर इन्वेस्ट इन हाई डेप्ट कंपनीज। जी हाँ, आपको उस कंपनियों में नहीं इन्वेस्ट करना है जिसका बहुत ज़्यादा कर्ज है, जिसने बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। आपको उस कंपनियों को फुल्ली अवॉइड करना है। फिर है दूसरा, साइक्लिकल बिजनेस और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बिजनेस। साइक्लिकल बिजनेस, रेगुलेटरी बिजनेस के बारे में बताऊंगा, ये कंपनीज भी आपको अवॉइड करनी है।
देखिए, सेक्टर आई अवॉइड टू इन्वेस्ट इन, मैं कौन सा सेक्टर है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं जो अवॉइड करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कौन से सेक्टर है। पीयूसी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, ये गवर्नमेंट कंपनियां जो होती हैं पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, उसको मेरे हिसाब से मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे ओएनजीसी हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन बैंक, कोल इंडिया, ये सारी कंपनियां जो हैं गवर्नमेंट कंपनी है, इसके प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। मैंने क्यों कहा हम गवर्नमेंट कंपनी को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय की आप एफिशिएंसी और आप देखते हैं उनका काम करने का तरीका। आप अगर एसबीआई बैंक में जाओ और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में जाओ तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में क्या फ़र्क है। सेकंड है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर दोस्तों मुझे नहीं, इसलिए मैं नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट लगता है इस बिजनेस सेक्टर को चलाने के लिए। इस सेक्टर को चलाने को बहुत पैसा लगता है। अगर आपको कोई एविएशन इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसके लिए आपको प्लेन खरीदना पड़ता है, फिर आपको गवर्नमेंट को जगह का पैसा देना पड़ता है, एरोप्लेन का जो फ्यूल है उसकी बहुत कीमत होती है, आपको पता है। आपको हाल ही में एग्जांपल्स है, अगर मैं दो कंपनियों को दी, किंगफिशर और जेट एयरवेज, इन कंपनियों का क्या हाल हुआ, क्योंकि इस कंपनी को चलाने के लिए आपको बहुत कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कैपिटल लगता है इस सेक्टर, इस कंपनी को चलाने के लिए। इसके लिए मैं इस सेक्टर्स को अवॉइड करूँगा। फिर दूसरा है कमोडिटी स्टॉक्स। कमोडिटी स्टॉक्स मतलब वो स्टॉक्स जैसे स्टील, कॉपर, है ना, जो कमोडिटी बेस्ड हैं, जो जिनका मतलब प्राइस है जो रोज़ अप डाउन होता है, कमोडिटी है जो सेक्टर में, जो वर्ल्ड में जिसके प्राइस डिसाइड होते हैं कि भाई आज स्टील का प्राइस गिर गया, तो वो सेक्टर्स भी मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे टाटा स्टील हो गई कंपनी, तो ये सारी कंपनियाँ, क्योंकि क्या ये साइक्लिक है, इनकी डिमांड के ऊपर, जैसे समझो कल डिमांड बढ़ी स्टील की तो इनके प्राइस, शेयर प्राइस में इफेक्ट गिरता है। इसके लिए इस सेक्टर को मैं अवॉइड करता हूँ। बाद में फिर है नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्राइस रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब है जो कोई कंपनी जिसके प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, जैसे एग्जांपल है शुगर, पेट्रोल। जैसे अगर समझो मैं मेरी एक कंपनी है, मैं शुगर मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरी शुगर मिल है, लेकिन प्राइसिंग पावर मुझे नहीं है। मैं कितना भी शुगर प्रोड्यूस कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन प्राइसिंग पावर मेरे पास नहीं है। प्राइसिंग पावर गवर्नमेंट के पास है। उससे क्या होगा, मेरा मुनाफा कम होगा। मुनाफा मेरा कम होगा तो मेरे कॉस्ट तो कम होंगे नहीं, तो मेरे मुनाफे में कटौती होगी। तो वैसे उस सेक्टर से आपको दूर होना चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के दाम गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो आपको ये सेक्टर से अवॉइड होना चाहिए। दिस सेक्टर इज़ अवॉइड एज पर मी। फिर है सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस। समझो कोई बिजनेस है जिसका एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में, नो डाइवर्सिफाइड है। एग्जांपल के तौर में मैं आपको देना चाहूँगा, केमिकल कंपनी है जो एक ही केमिकल बनाती है, उसके पास मतलब उनका खाली एक ही केमिकल, उनके पास होंगे 2-3 केमिकल, पर एक केमिकल है जिस केमिकल से उन्हें मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। समझो 90 to 95% रेवेन्यू उनका उस सिंगल प्रोडक्ट से आता है। तो ऐसी कंपनियों को भी मैं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन या कुछ हो जाता है तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि वो कंपनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो मैं ऐसी कंपनी को भी अवॉइड करना चाहूँगा। लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस को भी मैं अवॉइड करना चाहूँगा। लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस बोले तो समझो मैं सेल तो करता हूँ 100 करोड़ की, लेकिन मैं कमाता सिर्फ 1 करोड़ रुपया हूँ, यानी मेरे खर्चे बहुत हैं, मेरा मार्जिन बहुत कम है। मतलब मुझे सेल टर्नओवर बहुत बड़ा दिखाता हूँ मैं, लेकिन मेरे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो ऐसी कंपनियाँ भी मैं अवॉइड करना चाहूँगा। आइए देखते हैं सेक्टर आई लाइक टू इन्वेस्ट इन, मतलब मुझे कौन से सेक्टर पसंद है। जैसे मैंने कहा हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस मुझे बहुत पसंद है, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। इन कंपनियों में क्या है, कैपिटल नहीं लगती है। अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भेज दी, आप बंद गए हैं, आप 50, आपकी उम्र के 60 साल जब तक पॉलिसी मैच्योर होती है आप भरते रहेंगे। उन्हें कंपनी को सिर्फ आपको वन टाइम एक पॉलिसी इशू कर देनी है जो उनका कॉस्ट है, उसके बाद उनको रेगुलर आपकी प्रीमियम आती जाएगी। सेम विद म्यूचुअल फंड बिजनेस है दोस्तों, बहुत ही कैपिटल लेस इंसेंटिव बिजनेस है ये। जैसे हमने कहा एविएशन में बहुत हमें कैपिटल लगता है, बहुत पैसा लगता है बिजनेस चलाने को, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आपको बिजनेस एडवाइज़र भी ला के देते हैं, उसमें से आपको प्रीमियम में से उनको एक बार प्रॉफिट दे देना है और आपको पूरी मैच्योरिटी तक आपको प्रीमियम और पैसे आते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। आइए दूसरा देखते हैं एफएमसीजी बिजनेस। एफएमसीजी कहें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बिजनेस कहें तो जैसे खान पान की चीज़ हो गई दोस्तों, जो कंपनियां खान पान की चीज़ें बनाती हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, जो हम घर में आशीर्वाद आटा लाते हैं, या आईटीसी का, या कोई तेल हो गया, ये क्या है, फास्ट कंज्यूमर्स है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो इंडिया की, इसमें ये रोज़मर्रा की चीज़ें हमें लगती रहेंगी, तो ये रेगुलर प्रोड्यूस होती हैं, रेगुलर कंज्यूम होती हैं और बहुत अच्छा इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये कंपनी मुझे पसंद है। दूसरी है आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी कंपनी है। अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये कंपनियां बहुत अच्छी है। वर्ल्ड जिस तरीके से, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हम हर चीज़
इंटरनेट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, तो ये कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। आईटी कंपनी मुझे पसंद है। एग्जांपल के तौर पे जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सारी चीज़ें हमारी मैनुअल से अब हम ऑटोमेशन में आ गए हैं, तो आईटी कंपनी मुझे लगता है आगे बहुत ग्रो करेगी। फिर मुझे फाइनेंस सेक्टर्स अच्छा लगता है दोस्तों। बैंक जैसे इतने बड़े, अगर आप इकोनॉमी को चलाना है तो हमें बैंक्स, फाइनेंस सेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस सेक्टर जैसे बैंक्स आ गया, फिर अगर एनबीएफसीज आ गए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेक्टर है, ये भी मुझे सेक्टर पसंद है। फिर जो लास्ट मोनोपोली बिजनेस, ये बिज़नेस सबसे बेस्ट है, मोनोपोली बिजनेस, कि जिसमें ये बिज़नेस में उनके सामने कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है तो दोस्तों ये मोनोपोली बिजनेस है। लेकिन ऐसी बहुत कम कंपनियां होती हैं। एग्जांपल के तौर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, बीएसई लिमिटेड, ये कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर कोई शेयर खरीदना है तो आपको बीएसई से ही खरीदना पड़ेंगे या एनएसई से। एनएसई खैर लिस्टेड नहीं है, पर इनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत अच्छा बिजनेस है इनका। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, चलिए फाइनेंशियल चेक एंड पैरामीटर मैं आपको बता दूं कि हमें क्विकली क्या क्या देखना चाहिए। अगर आप न्यू इन्वेस्टर है तो हमेशा आप कोशिश कीजिए लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करें। तो आप देखें यहाँ पे मार्केट कैप हमेशा 30,000 या लार्ज जो भी 20,000 करोड़ के ऊपर होती है कंपनी का मार्केट कैप, उसे लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। आप उन्हीं को प्रिस्क्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो उन्हीं को प्रीफर कीजिए। अर्निंग पर शेयर क्या होता है दोस्तों, कि कंपनी एक शेयर के पीछे कितना कमाती है, उनके मार्केट में शेयर है। तो दिस इज द बेसिक पैरामीटर। अर्निंग पर शेयर अगर जितना कंपनी का ज़्यादा और अच्छा है उतना ही शेयर प्राइस और कंपनी स्ट्रांग है, तो आपको अर्निंग पर शेयर पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। डिविडेंड यील्ड, कंपनी कितना डिविडेंड देती है। अगर आप कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड कंपनी अच्छी होती है, बट आपको ग्रोथ भी चेक करना है। डिविडेंड यील्ड इज़ नॉट ओनली द पैरामीटर। हाँ, और अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड अपने प्रॉफिट से देती है, तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट आते हैं पीई पे। पीई इज़ बेसिकली जो है प्राइस टू अर्निंग। अभी हमें इंडस्ट्री पी और कंपनी की पी हमें चेक करनी चाहिए, लेकिन ये थंब रूल नहीं है कि अगर पी ज़्यादा है तो कंपनी महंगी नहीं। देखिए अगर इस केस में अगर हम देखें, इंडस्ट्री पी 65 की है और इस कंपनी की पी जो है 70 की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 70 पी मतलब कॉस्टली है। उसके पीछे रीजन भी हो सकते हैं ज़्यादा पे देने का। जैसे एग्जांपल ब्रांड होता है, जैसे आप देखें रिलायंस की पीई अगर आप देखोगे तो उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा ही होगी बिकॉज ऑफ द ब्रांड। तो पीई आपको एक चेक करनी है। फिर नेक्स्ट हम देखें फाइनेंशियल पैरामीटर 2। अगर आप देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट, अपना सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस हमने देखा डिस्क्रिप्शन के, सेल्स आपको सबसे पहले चेक करनी है। देखिए लास्ट क्वार्टर में 9,000 थी, इस क्वार्टर में सेल बढ़ रही है, आपका टैक्स कंपनी भर रही है कितना। नेट प्रॉफिट देखो इनका बढ़ा है इस क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में 1,512 करोड़ से 1,897 करोड़ हुए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये क्वार्टर वाइज क्वार्टर अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों, शेयर का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको ये भी चेक करना है अदर इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है उससे ही हमें पैसे आए तो अच्छा है। अदर इनकम इज़ अ इनकम जो हमें रेवेन्यू आता है वो हमारे बिजनेस के अलावा कोई ज़रिए से आता है। तो अदर इनकम्स जितनी कम हो है तो ठीक है, लेकिन अदर इनकम्स कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट ठीक है, बाकी सब ठीक है। आप फाइनेंशियल पैरामीटर 3 में जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा रिजर्व एंड सरप्लस में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनी की बुक्स में करीब 8,000 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं, कैश पड़े हैं। मतलब अगर कल कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई अगर बुरा समय जैसे अभी कोरोना आ गया तो कंपनी के बुक्स में इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपनी कंपनी को सर्वाइव कर सके। वही होता है छोटी कंपनी जिनके ऊपर कैश रिजर्व्स नहीं होते हैं, उन्हें बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम होती है, अपने डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। वहीं आपको वो भी देखना है कि कंपनी में कोई डेप्ट है कि नहीं। जी हाँ, देखिए ये कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 0 है, सबसे बेस्ट। अगर आपके पास कर्ज, आपके सर के ऊपर कर्ज नहीं है तो आपको किसी को इंटरेस्ट चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप समझो इस मुसीबत घड़ी में, कोरोना के टाइम पर अगर आपकी कंपनी, आपने जो बिजनेस है आपका समझो कम चल रहा है, लेकिन सामने आपको किसी को इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड पैरामीटर। अभी लास्ट पैरामीटर जो मेरा है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है उसमें प्रमोटर का कितना हिस्सा है, किन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। तो मेरे सामने मैंने 2 केस रखे। एक अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 73% है और दूसरे में 61% है।
तो जी हाँ दोस्तों, जिस 70% के ऊपर जितनी ज़्यादा प्रोमोटर की होल्डिंग होगी उतनी स्ट्रांग कंपनी होती है। फिर अगर आप देखेंगे नीचे प्लेज, प्लेज यानी गिरवी, अगर ये हमेशा जीरो होना चाहिए, कंपनी के शेयर्स गिरवी नहीं होने चाहिए। कंपनी के शेयर अगर गिरवी हैं तो मतलब थोड़ा नेगेटिव हो जाता है वो। फिर आपको देखना चाहिए इनमें म्यूचुअल फंड कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड देखें, अगर इनमें 2% और इस कंपनी में 4%, जहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रही है इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड जो इतना स्टडी करते हैं मार्केट को, अगर वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। लेकिन हमें ब्लाइंडली म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करके नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसी थैंक यू दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी बेसिक इन्वेस्टमेंट पता चले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।